रोमा बहुत ही अमीर और घमंडी औरत थी। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। रोमा का एक बेटा था शैलेश। शैलेश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता था। रोमा अपने बेटे की शादी बहुत ही अमीर घर में करना चाहती थी, पर शैलेश ने अपनी पसंद से डिम्पल नाम की एक लड़की से शादी कर ली, जो बहुत ही गरीब थी। डिम्पल का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। रोमा डिम्पल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा उसे तंग ही करती रहती थी। एक दिन की बात है। अरे ओ डिम्पल की बच्ची, कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ। जी माँ जी, अभी आई। डिम्पल भागी भागी वहां आती है। देख, मैं मंदिर तक हो आती हूँ, तब तक घर का सारा काम निपटा देना। शाम को मेरी सहेली आने वाली है, उसके सामने थोड़ा ढंग से पेश आना। वो बहुत अमीर है, तू जैसी फटीचर नहीं, समझी? ये कहकर रोमा मंदिर के लिए निकल जाती है। डिम्पल अपने कामों में लग जाती है। शाम को रोमा की सहेली जया आती है। डिम्पल जया के लिए चाय और नाश्ता लाती है। नमस्ते आंटी जी। रोमा, तुम्हारी बहू तो बहुत ही संस्कारी है। अरे कहाँ के संस्कार, ये तो एक गरीब अनाथ है। इसका कोई आगे ना कोई पीछे। ये तो एक फटीचर है। वो तो मेरे बेटे की किस्मत खराब थी जो ये फटीचर उसके गले पड़ गई। ये सुनकर डिम्पल उदास होकर वहां से चली जाती है। रोमा जया के सामने डिम्पल की खूब बुराई करती है। इधर डिम्पल अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो माँ जी मुझसे इतनी नफरत करती है। मैंने तो अपनी माँ को भी कभी नहीं देखा। सोचा कि शैलेश की माँ ही मेरी अपनी माँ है, पर वो मुझे पसंद करना तो दूर, मुझे एक इंसान की तरह भी नहीं देख रही है। यूं सोचकर वो उदास होती है। अगले दिन रोमा की पड़ोसन सीमा आती है। अरे सीमा, तुम कहो कैसे आना हुआ? रोमा, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पति भी गांव में नहीं है। तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो दे दो, मैं तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगी। देखो सीमा, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है और ना ही मैंने कोई पैसों का पेड़ उगा रखा है। फिर कभी मेरे पास पैसे मांगने मत आना, समझी? ये सुनकर डिम्पल वहां आती है। माँ जी, सीमा दीदी का बच्चा बीमार है, प्लीज उन्हें आप पैसे दे दीजिए ना। पैसे? क्या तू अपने मायके से लाई है जो उसे दे दूं? तू तो ठहरी फटीचर, तुझे पैसों की कीमत क्या मालूम? चल जा अंदर और अपने काम से काम रख। यह सुनकर सीमा कहती है, देखो रोमा, पैसों का इतना भी घमंड अच्छा नहीं है। डिम्पल, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगी। ये कहकर सीमा वहां से चली जाती है। अगले दिन रोमा छत पर जा रही थी कि अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। वो जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर डिम्पल भागी भागी बाहर आती है। माँ जी, ये क्या हो गया? हे भगवान! डिम्पल तुरंत डॉक्टर और शैलेश को फोन करती है। डॉक्टर आकर रोमा को देखते हैं और वो कहते हैं, देखिए, इनके कमर में बहुत गहरी मोचाई है। इन्हें कुछ महीनों तक यूं ही बिस्तर पर रहना होगा। इनका ख्याल रखिए। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डिम्पल रोमा की अच्छे से सेवा कर रही थी। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं, पर कोई भी रिश्तेदार या सहेली या फिर उसके आस पड़ोस वाले रोमा से मिलने नहीं आते। रोमा बिस्तर पर पड़ी पड़ी डिम्पल से कहती है, डिम्पल, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया? यहाँ तक कि जया भी मुझसे मिलने नहीं आई। अरे ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, शायद जया आंटी किसी काम में व्यस्त होंगी। थोड़ा जया को फोन तो लगाना। डिम्पल जया को फोन लगाती है। रोमा फोन लेती है और जया से बात करती है। हेलो जया, कैसी है? मैं बिस्तर पर हूँ और तुम मुझे देखने एक बार भी नहीं आई और ना ही फोन किया। अरे तुझ जैसी घमंडी औरत से क्या मिलना और क्या बात करना। तुझे तो पैसों का बहुत घमंड है। तू तो अपनी बेचारी बहू को भी एक नौकरानी की तरह देखती है। तेरे लिए तो ये सजा भी कम है। अब चल फोन रख, फिर कभी मुझे फोन मत करना, समझी?
ये कहकर जया फोन रख देती है। जया की बातें सुनकर रोमा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो डिम्पल से माफी मांगती है। बेटी डिम्पल, मुझे माफ कर दो। मैं पैसों के घमंड में अंधी हो गई थी। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। मुझे माफ कर दो डिम्पल, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी, आप तो मेरी माँ हो। प्लीज आप मुझसे ऐसे माफी मत मांगो। कुछ दिन बाद रोमा बिल्कुल ठीक हो जाती है। रोमा और डिम्पल दोनों मिलकर घर का सारा काम करते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। सास बहू टक्कर। सुमित्रा एक बहुत ही खड़ूस और लालची किस्म की औरत थी। उसके 2 बेटे थे, जिग्नेश और प्रनीत। जिग्नेश ने लव मैरिज की थी। उसकी पत्नी सीमा बहुत ही गरीब थी, जिसकी वजह से हमेशा सुमित्रा के आंखों में खटकती रहती। जिग्नेश नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया। सुमित्रा ने घर के सारे नौकरों को काम से निकाल दिया। घर का सारा काम सीमा को ही करना पड़ता था। सीमा बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। अरे ओ कलमुही, कहाँ मर गई? घर कितना गंदा पड़ा है, ये कौन साफ करेगा? तेरी माँ आएगी क्या? माँ, थोड़ी देर पहले ही तो मैंने साफ किया था। अच्छा, तो तू समझ रही है कि मैं अंधी हूँ? भिकारन कही कि पता नहीं वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब मेरे बेटे ने तुझ जैसे फटीचा से शादी की। मनुष्य कही कि मरती भी नहीं है ताकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर सकूं। देखना, मैं अपने पुनीत के लिए अमीर घर की लड़की लाऊंगी। ये कहकर वो सीमा को मारती है। माँ, दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। यूं सुमित्रा सीमा को तंग करती और उसे मारती रहती थी। वो उसे ठीक तरह से खाना भी नहीं डालती थी। एक दिन पंडित जी सुमित्रा के घर आते हैं। पंडित जी को देखकर सुमित्रा कहती है, अरे बेटी सीमा, देखो पंडित जी आए हैं। पंडित जी के लिए चाय पानी ले आओ। पंडित जी नमस्ते, आइए आइए। पंडित सुमित्रा से पुनीत के रिश्ते की बात करते हैं। वो पुनीत के लिए एक बहुत ही अमीर घर का रिश्ता लाए थे, सिमरन, जो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। रिश्ते के बारे में सुनते ही सुमित्रा के मन में लड्डू फूटते हैं। वो तुरंत शादी के लिए मान जाती है। सिमरन और पुनीत की शादी हो जाती है। सिमरन बहुत सारा दहेज, गहने, कार लेकर आती है। यह देख सुमित्रा सीमा से कहती है, अरे ओ फटीचर, देखा, इसे कहते हैं बहू का घराना। सुमित्रा का सिमरन के और बर्ताव को देखकर सिमरन कहती है, अरे बाप रे, ये मम्मी तो लेडी मोग्यांबो है। बेचारी दीदी का क्या हाल कर रखा है। इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुमित्रा कहती है, अरे ओ सीमा, कहाँ मर गई? मुझे अभी तक चाय क्यों नहीं दी तूने? जी अभी लाई। सीमा सुमित्रा को चाय देती है। सुमित्रा चाय का सिप लेकर कहती है, छी छी छी, क्यूरी फटीचर, चीनी क्या तूने अपनी माँ के घर भेज दी? इतने में सिमरन वहाँ आती है। वो कहती है, अरे मम्मी, दीदी से कुछ मत कहिए। मैंने ही आपको फीकी चाय देने के लिए कहा था। क्या? पर क्यों? अरे मम्मी, ज्यादा चीनी पीने से डायबिटीज हो सकती है। हमें आपकी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा ना। ये सुनकर सुमित्रा खुशी से झूम उठती है और कहती है, देखा फटीचर, ये है बहू। इसे मेरा कितना ख्याल है। एक तू है ना, तो तू मेरा ख्याल रखती है और ना ही कुछ दहेज में लाई है। माँ जी, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। सिमरन शॉपिंग खत्म करके शाम को घर आती है। अरे बहू, लगता है तुमने बहुत सारी शॉपिंग की है। मेरे लिए क्या लाई हो? मम्मी, मैंने आपके लिए कुछ भी शॉपिंग नहीं की है। वैसे भी यह सारी लेटेस्ट साड़ियाँ हैं। आपकी उम्र हो गई है, आप इन लेटेस्ट साड़ियों का क्या करोगी? ये सुनकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है। क्या तुमने मुझे बुड्ढी कहा? ये कोई तरीका होता है अपनी सास से बात करने का? देखिए माँ जी, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। मुझे ऊंची आवाज में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहकर सिमरन सीमा को बुलाती है और उसे ढेर सारी साड़ियाँ देती है।
ये देख सुमित्रा और भी आग बबूला हो जाती है। उस दिन शाम को सब खाना खाने टेबल पर बैठते हैं। सीमा सुमित्रा को खाना परोस रही थी। रुको दीदी, ये क्या कर रही हो? तुम माँ जी को रात के वक्त इतना खाना मत दिया करो, डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर इन्हें कुछ हो गया तो इनकी सेवा हमें भी करनी पड़ेगी, खामखा पैसों का खर्चा। तुम्हारी ये मजाल, तुम मेरे खाने को ही टोक रही हो। अरे पुनीत, तू क्या बैठे बैठे मुंह देख रहा है? कुछ कहता क्यों नहीं अपनी बीवी से? अरे माँ, उसने ऐसा क्या गलत कह दिया? सिमरन तो तुम्हारे सेहत के बारे में ही सोच रही थी। वैसे भी तुम दोनों अपनी नोक-झोंक में मुझे मत डालो। पुनीत खाना खाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह, पुनीत, कल तुम्हारी सैलरी का दिन था ना, तुम सैलरी नहीं लाए? माँ, मेरी सैलरी कब की आ गई? मैंने अपनी सैलरी सिमरन को दे दी है। ये सुनकर सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मन ही मन वो सोचती है, इसने कब मेरे घर पर डेरा डाला मुझे पता भी नहीं चला। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे वृद्धा आश्रम भेज देंगी। ये सोचकर सुमित्रा सिमरन के कमरे के बाहर तेल डाल देती है और सिमरन के आने का इंतजार करती है। वो बहुत ही उत्सुकता से सिमरन की दर्द भरी आवाज सुनना चाहती थी कि इतने में, माँ, तुम्हारी अंगूठी मैंने यहाँ टेबल पर रख ली है, ले लो, वो मुझे ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। सुमित्रा अंगूठी की बात सुनते ही तेल की बात भूल जाती है और भागी भागी सिमरन के कमरे की ओर जाती है और धड़ाम से गिर जाती है। हे भगवान, मर गई मेरी कमर। सिमरन और सीमा सुमित्रा को उठाकर बिस्तर पर लिटाते हैं। सिमरन, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। कैसी बातें कर रही हो दीदी? गर्म पानी से सेक दो, ठीक हो जाएगा। क्यों खामखा पैसों की बर्बादी? ऐसा कहकर सिमरन वहां से चली जाती है। माँ जी, अब परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। ये कहकर सीमा डॉक्टर को फोन करती है। ये देख सुमित्रा कहती है, बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। तुम गरीब हो कहकर तुम्हें ताने मारे। मुझे आज पता चल गया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अच्छे गुण होना भी जरूरी है। कि तभी उतने में सिमरन वहां आती है। वो कहती है, माँ जी, मैंने आप में ये बदलाव लाने के लिए ही ये सब किया है। अच्छे गुणों के सामने पैसों का कोई महत्व नहीं होता। बेचारी दीदी ने बहुत कुछ सहा है, आपको इस बात का एहसास हो, इसीलिए मैंने और पुनीत ने मिलकर ये सब किया। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं ये भूल गई थी कि सास भी कभी बहू थी। आज से मैं तुम दोनों को अपनी बेटियों की तरह रखूंगी। उस दिन से सुमित्रा अपने दोनों बहुओं के साथ खुश रहने लगी।